नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। आप सभी को रक्षाबंधन की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। मेरे जितने भी बड़े छोटे भाई बहन इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये रक्षाबंधन मेरे लिए भी स्पेशल है कि आप सब मुझसे जुड़े हैं इस साल। तो और मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी सक्सीड हों अपनी लाइफ में और आप सभी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे इसी प्रकार। तो आज की सीरीज़ में हम टॉपिक नंबर 4 पढ़ेंगे, ब्रह्मास्त्र बुक पॉलिटी में राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मेरे एक बड़े भाई ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया भी सही कि आप मैराथन क्लास को प्रोवाइड करवाइए। तो दोस्तों, मैं कोशिश कर सकती हूँ कि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वाली क्लास कवर कर पाऊँ, बट ड्यू टू सम रीजंस और मैं घर पर हूँ तो शोर होने की वजह से, थोड़ा सा कुछ ना कुछ नॉइस होने की वजह से नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ लॉन्ग वीडियो। तो कोशिश करती हूँ जितना रिकॉर्ड हो पाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान में उच्च न्यायालय की प्रमुख प्रधान पीठ कहाँ पर है दोस्तों? तो जोधपुर में है। ठीक है, 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के पहले उच्च न्यायालय का उद्घाटन जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा जयपुर में किया गया था। ठीक है, सबसे पहला उच्च न्यायालय का उद्घाटन किसने कहा और कहाँ पर करा था? तो जयपुर में किया था। ठीक है, इस समारोह में माननीय न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा व 11 अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई थी। ठीक है, 11 न्यायाधीशों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर मैं पढ़ के भी बता देती हूँ एक बार। तो नवल किशोर जी जोधपुर, कुंवर अमर सिंह जी जोधपुर, कंवर लाल बाफना जयपुर, मोहम्मद इब्राहिम जी जयपुर, जवान सिंह राणावत जी उदयपुर से, शार्दुल सिंह जी मेहता उदयपुर से, दुर्गा शंकर जी दवे बूंदी से, त्रिलोकचंद दत्त बीकानेर से, और आनंद नारायण कोल जी अलवर से, के शर्मा जी भरतपुर से, खेमचंद गुप्ता जी कोटा से। ठीक है, आगे देखते हैं हम। बाद में क्या हुआ कि 1957 में पी सत्यनारायण राव समिति पे अंडरलाइन लगा लीजिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। मैं अभी इस टॉपिक के कवर होने के बाद आपको क्वेश्चंस भी लाई हूँ आपके लिए, उसमें भी देखिएगा। सत्यनारायण राव समिति अध्यक्ष पी सत्यनारायण राव थे व अन्य सदस्य वी विश्वनाथन बी के गुप्ता की सिफारिश पर 1958 की बात है दोस्तों, उच्च न्यायालय को जोधपुर हस्तांतरित किया गया। यानी पहले देखो महाराजा सवाई मानसिंह जी द्वारा जयपुर में स्टेब्लिश किया गया, इन्होंने हटाकर जोधपुर में हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, वह उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर को समाप्त कर दिया गया। तो दो क्वेश्चन है, जयपुर की खंडपीठ को कब समाप्त किया गया और जोधपुर में हस्तांतरित कब किया गया? दोनों अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम 8 दिसंबर को क्या होता है। 1976 की बात है, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ यानी बेंच पुनः जयपुर पीठ की स्थापना की गई। तो यार 58 में हटाते हैं ये लोग और फिर 76 में वापस बेचारे जयपुर को हरा भरा कर देते हैं लाकर, की गई, जिसने अपना विधिवत कार्य 31 जनवरी 1977 को स्टार्ट करा। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 1 अक्टूबर 1952 से प्रभावी हुए। ठीक है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यस्य जयो अस्तु। ठीक है, सत्यस्य जयो अस्तु, ये याद रखना, आप अंडरलाइन कर लो। अब आते हैं अपन उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालय की संरचना का वर्णन है। भारत में सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, सबसे प्राचीन बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई, ये भी याद रखना है आपको। सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? और 1866 की बात है दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय बना। ठीक है, भारत में ये जो सेंटर के एग्जामिनेशन है वहाँ पर भी पूछा जाता है और आरएस की परीक्षा में, एसआई की में, सब में इम्पोर्टेंट रहता है। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, ये याद रखना आपके। कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में? 25 हैं। ठीक है, और 25 उच्च न्यायालय हैं और 2019 में 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में बना था। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय की है
और भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से बिलोंग करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 214 की, प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 214 बताता है अपन को कि हर राज्य एक उच्च न्यायालय डिजर्व करता है। ठीक है, अनुच्छेद 231 के अंतर्गत संसद को अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त रूप से एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ठीक है, जैसे पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ का संयुक्त हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है। असम, नागालैंड, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है। महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव व दादर नगर हवेली का हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में है। ठीक है, तो 231 आर्टिकल क्या कहता है ये भी याद रखने योग्य है। ठीक है, अब अनुच्छेद 215 की बात कर लेते हैं। तो 215 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय के निर्णय कार्यवाही व कार्य लिखित रूप में होते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में मान्य होते हैं। उच्च न्यायालय की अवमानना पर दंड का प्रावधान है। ठीक है, ये हमें आर्टिकल 215 में देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 217 की बात कर लेते हैं। तो 217 क्या कहता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आया था कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो अपने जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो, और मुख्य न्यायाधीश जो है तथा संबंधित राज्यपाल के, जो राज्य जिस राज्य के लिए अपन वो मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करने जा रहे हैं उस राज्यपाल से भी परामर्श होगी, उसके बाद में न्यायाधीश की वो नियुक्ति करेंगे। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो चीफ जस्टिस, और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाएगी। ठीक है, वर्तमान में 1993 से सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर हेतु कोलेजियम प्रणाली प्रचलन में है। तो कौन सी प्रणाली प्रचलन में, अंडरलाइन कर लेना, कोलेजियम प्रणाली के अंतर्गत चल रहे हैं अभी जो भी काम चल रहा है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों को कोलेजियम के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह मशवरा करना होता है। 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह करेंगे। ठीक है, अब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। पहले 60 वर्ष थी, अब 62 कर दी गई है। यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई भी प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का निश्चय भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति जी का निर्णय जो है वो अंतिम होगा। ठीक है, अगर कोई न्यायाधीश की एज के बारे में बातचीत करनी है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इशू क्रिएट होता है, तो जो अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी बात ही अंतिम और फाइनल होगी। 15वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। क्या हुआ था, 1963 की बात है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश के पद धारण करने की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। ये भी अपने आप में एक प्रश्न है कि 60 से 62 वर्ष कब की गई। ठीक है, तो याद रखना। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी सदस्य के समक्ष शपथ लेंगे। ठीक है, जब भी उच्च न्यायालय का जो मजिस्ट्रेट है वो चीफ जस्टिस है वो अपना पद ग्रहण करेंगे ना, तो उस राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर के सामने वो लेंगे नियुक्ति। ठीक है, शपथ लेंगे, ओथ लेंगे। त्याग पत्र कब देंगे, न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय, देखो उच्च न्यायालय और उच्चतम में कंफ्यूज मत हो। उच्च न्यायालय हर राज्य का होता है और उच्चतम जो है वो दिल्ली में पूरे भारत का एक ही है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट है और ये हाई कोर्ट है। ठीक है, तो हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 में समान आधार है। इनको राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर हटा सकता है। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है अगर कोई गड़बड़ी करते हैं तो। इनको हटाने के लिए 2 आधार होते हैं, सिद्ध कदाचार और असमर्थता या अक्षमता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उच्च न्यायालय
के न्यायाधीशों को हटाने की महाभियोग की प्रक्रिया, ये क्या थी दोस्तों, देखते हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, देखते हैं। न्यायाधीशों को हटाने वाला महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा में लाने हेतु 100 सदस्यों तथा राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो अध्यक्ष सभापति द्वारा आरोपों की जांच हेतु 3 सदस्यों की समिति का गठन करता है, ठीक है, जिसमें उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं एक प्रख्यात न्यायविद होगा। यदि समिति कदाचार का दोषी मानती है तो सदन प्रस्ताव पर विचार करेगा, ठीक है। यदि प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित हो जाए तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति आदेश करते हैं, ठीक है। अब योग्यता क्या होती है कि कोई भी उच्च न्यायालय का कब बनेगा, चीफ जस्टिस कैसे बना जा सकता है, उसके लिए क्या क्या एबिलिटीज आपके पास होनी चाहिए। पहली बात, आप भारत के नागरिक हो, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुके हो आप, यानी आप भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में एटलीस्ट 10 साल तक आपने कार्यभार संभाला हो एज अ चीफ जस्टिस, ठीक है, या एज अ डिस्ट्रिक्ट जस्टिस आपने संभाला हो कार्यभार, या किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी कि लॉयर रहे हों, अधिवक्ता का मतलब वकील रह चुके हों, ठीक है, तब भी बन सकते हो आप। और अनुच्छेद 221 क्या कहता है कि न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के बारे में बात करता है। ये न्यायाधीशों का वेतन भत्ता जो है उसके बारे में चर्चा करता है। तो इनका वेतन संसद कानून बनाकर निर्धारित करती है। कौन इनका इनको कितने रुपए दिए जाएंगे, कौन डिसाइड करता है, संसद, अंडरलाइन करना। इनके वेतन भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में भी, तो ये क्वेश्चन बना था कि न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो दूसरी अनुसूची में, तो अंडरलाइन कर लो। और दूसरी बात है कि संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित करना है, संसद डिसाइड करेगी कि इनको कितने रुपए देने हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, ठीक है। वही इनकी पेंशन भारत की संचित निधि से, खुद के राज्य का, पहले जो पूरी जितने भी साल एक जस्टिस काम करता है, जुडिशरी के जो चीफ जस्टिस हैं वो काम करते हैं ना, तब तक तो न्याय अपना राज्य देगा, और उसके बाद भारत सरकार देगी, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 222, न्यायाधीशों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति करेंगे इनका ट्रांसफर करना होगा तो। अनुच्छेद 223 की बात करते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 223 क्या कहता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य न्यायाधीशों में से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगर कोई उच्च न्यायालय में रिक्त पद चल रहा है, पद रिक्त चल रहा है यानी खाली हो रहा है, तो राष्ट्रपति द्वारा जो अन्य न्यायाधीश सेलेक्ट किए जाते हैं, मतलब पांच उनकी मुख्य न्यायाधीशों की बेंच होती है, एक ही न्यायाधीश नहीं होता, 5 होते हैं कम से कम, ठीक है, और मतलब 3 भी होते हैं, कई जगह 5 होते हैं। तो उनमें से अगर एक नहीं आ रहा है तो दूसरे को कार्यभार संभाला जा सकता है, पर राष्ट्रपति जी के आदेश पर। अनुच्छेद 226 कहता है कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्तियां क्या क्या है। आपने देखा होगा कि रिट जारी कर दी है। रिट जारी करने का मतलब है कि कोई भी काम को बीच में रोकना, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है भाई हमें इस चीज़ से, इसलिए हमने इसके खिलाफ रिट जारी कर दी, ठीक है। उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस कहते हैं जिसको। और किसी व्यक्ति, इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए और बंदी बनाए जाने का कारण बताएं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो लॉयर्स को भेज देते हैं और खुद नहीं आ पाते, लेकिन इसमें कंडीशन रखी गई है कि बंदे को खुद ही आना पड़ेगा। अब है परमादेश यानी मैंडसम। ये क्या होता है, हैंडसम नहीं है दोस्तों, मैंडसम है। परमादेश का अर्थ क्या होता है दोस्तों, परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं किसी अधिकारी सरकार के विरुद्ध जारी की जाती है जो अपने कर्तव्य का पालन करने से मना करते हैं। अधिकारी प्रच्छा को वारंटो बोलते हैं इसको। इसका अर्थ होता है हम पूछते हैं हम आपने किस अधिकार से पद ग्रहण किया है, ठीक है। यदि किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो तो यह रिट जारी की जाती है, ठीक है। कोई इलीगल तरीके से बैठ गया कि भाई नहीं, और आजकल चल भी रहा है,
कोई भी कॉलेज में जाके कि मैं हूँ इस जगह का प्रिंसिपल, तो ठीक है। वीडियो भी एक वायरल हो गई थी, 2 प्रिंसिपल मैडम लड़ने लग गई थी कि मैं हूँ यहाँ के प्रिंसिपल, आप हटो, वो वाली बात है। तो अब बात करते हैं उत्प्रेषण सटोररी की। सटोररी का मतलब क्या होता है? स्टोररी होता है, इसका अर्थ है मंगा लेना। उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत से किसी मामले की सुनवाई अपने पास मंगा सकता है, ठीक है। उच्च न्यायालय के पास ये ऑर्डर है, ये शक्ति है, पावर स्ट्रेंथ है कि भाई नहीं, आप मेरे पास कागज भेजो पहले, ठीक है। उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत से मंगा सकता है। यह रिट अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा कोई निर्णय दिया हो, अधीनस्थ का मतलब निचले स्तर पर, अधीन हो जिसके, यानी ऊपर वाले के अधीन नीचे वाला वाली बात है, हो जिस अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा कोई निर्णय दिया हो जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता हो, तो उच्च न्यायालय ऐसे मामलों को अपने पास मंगवा सकते हैं, ठीक है। जो भी हाई कोर्ट्स हैं वो अपने पास मंगवा सकते हैं। प्रतिषेध प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? प्रतिषेध या निषेध, ना करना। इसका अर्थ होता है मना करना। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को किसी भी मामले की सुनवाई करने से मना कर सकता है। हाई कोर्ट के पास, किसी भी राज्य का जो हाई कोर्ट होता है ना, उसके पास ये पावर रहती है कि वो नीचे के जो अपने जैसे क्षेत्रीय, आप भी जिस भी जगह से बिलोंग करते हो, मान लो कोई छोटी तहसील है या कोई भी छोटा जगह है, वहाँ पे न्यायालय चल रहा है मान के चलो, तो वहाँ के जज को मना कर सकते हैं कि नहीं, आप इस चीज़ पे काम नहीं करोगे, सुनवाई मत करो। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति। प्रत्येक उच्च न्यायालय को उस राज्य क्षेत्र में जिनके संबंध में अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। अर्थात उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों से विवरण मांग सकता है, अधीनस्थ न्यायालयों हेतु नियम और प्रारूप बना सकता है, ठीक है। अब आर्टिकल 228 की बात करते हैं, क्या कहता है ये? तो आर्टिकल कह रहा है कि उच्च न्यायालय को अंतरण, इसका मतलब क्या है दोस्तों? उच्च न्यायालय को लगता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित कोई मामला संविधान की व्याख्या से संबंधित विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है जिसका निपटारा आवश्यक है, तो वह उस मामले को अपने पास मंगवा लेगा और मामले का स्वयं निपटारा करेगा। मान लो कोई बड़ा केस फंस गया है ना, तो उच्च न्यायालय को पता चला कि निचले स्तर पर अधीनस्थ सेशन में चल रहा है, अभी सेशन न्यायालय में चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश दे सकते हैं कि भाई तुम्हारे बस की नहीं है, मेरे पास भेज दो, हम सॉर्ट आउट करेंगे इस मैटर को, ठीक है। क्योंकि ये मतलब प्रश्न, भारत के प्रश्न का सवाल है, मतलब कि आन बान शान का सवाल है, ऐसा मैटर तुम हमें दे दो, ठीक है। कोई सीरियस मैटर अगर हो तो उच्च न्यायालय मंगवा सकता है अपने पास। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, ये क्या होती है? उच्च न्यायालय राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के द्वारा बनाए गए कानून की संवैधानिकता का परीक्षण कर सकता है। कौन कर सकता है? उच्च न्यायालय। और ये कानून अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें अमान्य घोषित कर सकता है। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण का क्या है? जयपुर में है। इसके क्षेत्रीय अधिकार में 4 संभाग आते हैं, जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर, ठीक है, 4 संभाग आ रहे हैं अपने इसमें। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जोधपुर स्थायी पीठ के क्षेत्र अधिकार में 3 संभाग आते हैं, ठीक है, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर के क्षेत्राधिकार में 19 न्यायालय आते हैं। जोधपुर जिला, जोधपुर मेट्रोपोलियन, बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, पाली, मतलब गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, मेड़ता, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर के क्षेत्राधिकार में निम्न में से न्यायालय नहीं आते हैं। तो इन सब में से तो कोई 4 दे देगा और एक अलग पूछ लेगा, तो आप उस पर टिक कर देना। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय की खंडपीठ की, ठीक है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर के क्षेत्राधिकार में 17 न्यायालय आते हैं, ठीक है। मुख्य पीठ कहाँ पर है अपनी? जोधपुर में, और खंडपीठ कहाँ पर है? जयपुर में। तो जयपुर जिला, जयपुर मेट्रो 1, जयपुर मेट्रो 2, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अपना सवाई माधोपुर टाइगर रिजर्व, अजमेर, टोंक, कोटा, अपना कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये वाली बात है। तो ये सारे 17 तो इसमें आ रहे हैं जयपुर के अंडर में, और जोधपुर जो है वो 19 उसके अंतर्गत आते हैं। बाड़मेर व नागौर
ऐसे जिले हैं जिनका न्यायालय जिला मुख्यालय पर ना होकर बालोतरा व मेड़ता में होता है। ये अंडरलाइन कर लो। बाड़मेर व नागौर 2 ऐसे जिले हैं जिनका न्यायालय जिला मुख्यालय पर ना होकर बालोतरा व मेड़ता में होता है। ठीक है, अब लास्ट है ये पेज इसका। तो महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं अपन। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या पूछा जा सकती है, 50 है। क्वेश्चन है ये अपने आप में। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत जी वर्मा, के वर्मा जिसको कहते हैं। उच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कैलाश जी नाथ वांचू। और बात करते हैं न्यूनतम कार्यकाल वाले सतीश जी कुमार मित्तल। और राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो JM पांचाल हैं। और राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कांता भटनागर जी। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर रहे हैं, जस्टिस फारूक हसन। एक तो महिला वाला आ जाता है अक्सर, और एक प्रथम कौन था, तो ये ध्यान रखना। वैसे तो सारा ही ध्यान रखने योग्य है। और राजस्थान उच्च न्यायालय के वे मुख्य न्यायाधीश जिनका स्थानांतरण सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर किया गया है। मतलब सीधा उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन पहुंचा है अपने यहाँ से। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सारे ये 14 जजेस की सूची है। ये सब ऊपर पहुंच गए, मतलब ऊपर नहीं पहुंचे हैं दिल्ली पहुंच गए। ठीक है, अब राजस्थान पढ़ के सुनाऊं क्या? कैलाश नाथ जी, PN सिंगल, JS वर्मा, शिवराज जी V पाटिल, अरुण वर्मा जी, AR लक्ष्मण जी, JM पांचाल जी, दीपक वर्मा जी, अरुण मिश्रा जी, अमिताभ रॉय, बच्चन नहीं अमिताभ रॉय, नवीन सिन्हा, S रविंद्र भट्ट, पंकज जी मित्तल, ऑंगस्टाइन जॉर्ज मसीह। ठीक है, अब राजस्थान उच्च न्यायालय के वे मुख्य न्यायाधीश जिनका स्थानांतरण सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर किया गया। मतलब मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन कौन बैठे हैं आज दिन तक? कैलाश नाथ जी और एक JS वर्मा। ठीक है, अब बात करते हैं कैलाश नाथ वांचू के समय। ये तो कैलाश नाथ वांचू देखो 2-3 बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। कैलाश नाथ वांचू के समय 1956 में क्या हुआ था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश SR दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के नए वारंट जारी किए गए थे। ठीक है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 1998 में, मुख्यालय जयपुर, याद रखना। लास्ट कुछ लाइंस देख लो मेरे दोस्त। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ पर है? तो इसकी स्थापना 16 नवंबर की बात है 2001 को न्यायिक प्रशासन स्कूल और राजस्थान न्यायिक अकादमी नाम से की गई। ठीक है, 24 जनवरी 2007 को अकादमी का नाम राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कर दिया गया। मुख्यालय जोधपुर में है। जुलाई 2022 की बात है दोस्तों। राजस्थान उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश SS शिंदे ने राज्य की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया। ठीक है, वर्चुअल कोर्ट कब सबसे पहले, ये क्वेश्चन आ सकता है यार, वर्चुअल कोर्ट। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय भारतीय संविधान में भाग 6 व अनुच्छेद 233 से 37 तक अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 233 की। नहीं, ये तो कर ही लिया अपन ने बात। अधीनस्थ न्यायालय जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होता है। अधीनस्थ न्यायालय जिले के स्तर पर सर्वोच्च, यानी सेशन न्यायालय बोलते हैं इसको, इसे जिला न्यायालय कहते हैं। जिला एवं सेशन न्यायालय। जिला न्यायालय को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। ठीक है, फौजदारी में तो क्या होता है कि लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी, मतलब तलाक वलाक सारी चीज़ें आ जाती है। दीवानी में क्या होता है, रेवेन्यू से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट। राजस्थान उच्च न्यायालय के कुछ ऐसे न्यायाधीश जो अन्य उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अपने भटनागर जी थे, संदीप जी मेहता, गोविंद जी माथुर और अजय रस्तोगी जी थे। ठीक है, यहाँ की कोर्ट्स में बने हैं। ये मद्रास उच्च कोर्ट में बने हैं, गुवाहाटी में, इलाहाबाद और उच्च न्यायालय त्रिपुरा में। अब दोस्तों ये टॉपिक आपका इसी के साथ यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट है अपना राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव। लेकिन इसके पहले रुको अपन क्या करते हैं, मैंने सोचा आपके लिए कुछ इनिशिएट करूं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय टॉपिक से ये जो कुछ क्वेश्चंस मैं लाई हूँ आपके लिए, इनको अपन एक बार देख लेते हैं।
कहीं आपसे टक्कर खा जाए जीवन में तो आप मुझे ब्लेस करना। राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करते हैं दोस्तों। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य प्रधान पीठ कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आया हुआ है जोधपुर में। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछे गए हैं परीक्षा में। और किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई है, तो 8 दिसंबर की बात है। ये रहा 1976 की बात है। किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त कर दिया गया था, तो सत्यनारायण राव समिति। मैंने बोला था आपको अंडरलाइन करने को, स्टार्टिंग के पेज पे देखना। और राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1949 की बात है। ठीक है। अब जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं किसके, जिला डिस्ट्रिक्ट जज किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। भारत किसके द्वारा की जाती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्य के राज्यपाल गवर्नर जी के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो गाथा पुरकाकी को, ये मेरा चैनल का नाम है। और आप सभी को अगेन रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी तरह साथ बनाए रखिएगा छोटी बहन पर। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, खूब सारी मिठाई खाइएगा मेरी तरफ से। ठीक है। और चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय श्री महाकाल।